So hi, welcome to my channel. This is Chandni and I'm currently working as administrative officer in national insurance, and I have cleared various exams in banking and insurance sector, so you can just refer to my bio if you want to know more about it. So this video is majorly regarding reasoning maze strategy, as many of you have been asking me to make a strategy video on reasoning, as I have shared my marks recently on Instagram, and you people wanted to know what was my strategy. So this video is majorly regarding that. So I'll try to cover all important points in this video, and be it sources, be it strategy, and everything. So I'll try to make this video as much helpful as it can be for you. So let's just begin with the video. So see, I'm comfortable in speaking Hindi, so this video will be majorly in Hindi only, and it can be English or English, time to time. So I hope you don't mind. सो देखो, क्वेश्चंस पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं. हम लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बाद में बात करेंगे वो, बट पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारी रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेजरली कैसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे लास्ट 3-4 सालों में, और पैटर्न कैसा है. तो देखो, क्वेश्चंस में हमारे पास होता है पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, फिर हमारे पास डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हो गए, फिर इनइक्वालिटी हो गई. स्टैंड अलोन क्वेश्चंस में भी आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा है, डेटा डायरेक्शन डिस्टेंस हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई, अल्फा न्यूमेरिक हो गई, और भी इस तरीके की रैंकिंग वाले क्वेश्चंस. तो इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. डेटा रिडंडेंसी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस तो देखो मेजरली ये हो गए आपके रीजनिंग में जो मोस्टली पैटर्न देखा गया है 3-4 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अब कुछ न्यू टाइप के पजल्स भी आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें वो अलग ऑपरेशंस करके आंसर्स निकालते हैं. जैसे कि लास्ट 1-2 साल में एक क्वेश्चन आया था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. वो एक क्वेश्चन था, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन होता था, उसमें आपको कुछ ऑपरेशन करके फिर वो बल्ब जलता था. तो कुछ इस टाइप के न्यू क्वेश्चंस वो देते हैं कभी, तो कुछ ही हो जाता है. अदरवाइज़ बाकी मेजरली ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पूछते हैं. तो पजल्स में भी देखो बहुत टाइप के पजल्स, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं हम, क्या आता है क्वेश्चंस में. डबल सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, एक के अंदर एक सर्कल के अंदर दूसरी सर्कल डालते हैं, फिर उसमें लोगों को बिठाते हैं, फिर अलग ऑपरेशन करके फिर फाइनली वो स्क्वाड में बिठाते हैं. तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो आपको देखो, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं बेसिकली, तो मेंस में भी वही क्वेश्चन होता है, बट मिक्सचर हो जाते हैं आपके. बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व इट. तो होता वही है, आपको कॉन्सेप्ट वही है, बट आपको सिंस क्वेश्चंस बड़े होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यू हैव टू सॉल्व बिग क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस. तो ये एक चीज़ हो जाती है. तो प्रीलिम्स में देखो, हम लोग प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए बहुत करते हैं, तो हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं क्वेश्चन से. हमें पता होता है कि अच्छा ये स्क्वाड पूछा है, 8 लोग बैठे हैं, कोई अंदर देख रहा है, कोई बाहर देख रहा है. तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एज इन कि हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो हम लोग बहुत फैमिलियर हो जाते हैं. तो एंड वी आर कि हाँ चलो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं. प्रीलिम्स हम लोग देते हैं तो हम लोग इतना डरते नहीं, उतना पैनिक नहीं करते. बट सिंस मेंस के क्वेश्चंस हम लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर पे, तो हमारे लिए वो चीज़ एक चैलेंजिंग हो जाती है कि जब मेंस के क्वेश्चंस हमारे सामने खुलते हैं एग्ज़ाम्स में या मॉक में, तो वो थोड़े हमारे लिए वैसी सिचुएशन बन जाती है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता, हम क्वेश्चंस देख कर ही डर जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली लेंदी होती है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको घर पे बहुत प्रैक्टिस करनी है. मेंस की पेपर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेंस का मटेरियल आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर इट. सो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, जितनी जल्दी आप इस हैबिट में आओगे कि आप मेंस के क्वेश्चंस घर पे लगा कर जा रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत, तो तभी आपकी आप मेंस में अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे प्रॉपर अप्रोच वगैरह के साथ. तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही पड़ेगी.
तो आप घर पे जितने क्वेश्चंस लगाओगे आप उतना ज़्यादा फैमिलियर होते जाओगे, आपको उतना पता चलता जाएगा लाइक क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें कैसे अप्रोच लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप फैमिलियर होगे उतने पैटर्न से, और आपको अप्रोच पता रहेगी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को देख के। तो ये तो आपको देखो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो पज़ल्स तो बेसिकली ऐसी हो गई, आपको इस टाइप के पज़ल्स आएंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बेसिकली आप अप्रोच कर पाओगे उस क्वेश्चंस को बेसिकली अच्छी तरीके से। तो ये एक चीज़ हो गई। क्रिटिकल रीजनिंग देखो, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी लाइक आपको 8-10 क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के, तो उसको आप घर पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि लाइक क्वेश्चंस आपको बनाने कैसे हैं, क्वेश्चंस की जो नुएंसेस होती हैं क्रिटिकल रीजनिंग की वो आपको प्रैक्टिस से ही आप वो क्लियर कर पाओगे। आपको सारे चैप्टर्स से गो थ्रू करना है, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस ही बहुत करनी है, कुछ और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर लोग पूछते हैं लाइक स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, बट आपको लाइक सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो चीज़ें वही हैं जैसे आप प्रीलिम्स के लिए करते हो, मेंस के लिए भी आप वैसे ही करोगे, तो इट्स जस्ट द सेम थिंग। तो वही है, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 8-10 क्वेश्चंस जो आते हैं तो मान लो आपने सॉल्व करा है वहाँ पे, तो आप घर पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो ऑब्वियसली, तो वहाँ पे सॉल्व करोगे। मान लो आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, बट स्टिल आपने लाइक 5-6 क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो बहुत बड़ा एज देता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो देखो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको सॉल्व करना ही करना है वहाँ पे। फिर क्रिटिकल रीजनिंग के अलावा हमारे लाइक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हो गए, वो भी सेम चीज़, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि उसमें जो पैटर्न आता है, जो ऑपरेशंस आपको करने होते हैं, तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा फैमिलियर होगे। आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये वाला रूल लग सकता है, तो इसमें ये वाली चीज़ लग सकती है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सेम थिंग गोज़ फॉर कोडिंग डिकोडिंग ऑल्सो। तो ये हो गया। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो मैजिक बॉक्स वाले लोग करते हैं सॉल्व, तो आपको जो पैटर्न जिससे जैसा समझ में आता है आप वो वाला यूज़ करो, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो देखो सॉल्व करने पड़ेंगे वैसे वहाँ पे। और सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस भी देखो आपको लाइक सिलोजिज्म के क्वेश्चंस में भी आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट देखो मेरा मानना ये है कि एलिमिनेशन मेथड सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता। तो मेरा ये सजेशन होगा, मैं तो यही करती थी बेसिकली, तो मैं ये करती थी कि लाइक क्वेश्चंस जो सिलोजिज्म के वो पूछते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि वो कंक्लूज़न पूछते हैं हमारे क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में हमें देते हैं स्टेटमेंट्स कि आपको 5.5 ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स देंगे एंड यू हैव टू मतलब आंसर निकालना है कि आपको ये कंक्लूज़न किस स्टेटमेंट का होगा। तो बेसिकली आपको कुछ लोग एलिमिनेशन से ही वो बनाते हैं, बट मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं सारे ऑप्शंस को सॉल्व करती थी, एज एन मैं सारे स्टेटमेंट को ड्रॉ ही करती थी। 5 दिए तो 5 मैं बनाती थी और वो फिर बाद में उसको कट करती थी। तो इसमें देखो टाइम आपको लगेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 5 बनाना पड़ रहा है तो काफ़ी टाइम लग रहा है, बट वो प्रैक्टिस के साथ वो कम होती जाती है, आप उतना ज़्यादा फैमिलियर होते जाओगे। तो वहाँ पे कभी एलिमिनेशन अगर मान लो आपने एलिमिनेशन से आप सॉल्व करते हो और वो नहीं लगा, तो एनीवेज आपको वो 5 ऑप्शंस सॉल्व करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो बेटर है ना कि आप घर से ही वैसी प्रैक्टिस कर जाओ कि इन केस वैसी सिचुएशन आई तो यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन दैट वे कि आपने सारी केसेस बनाए हैं, 5.5 केसेस आप बना के आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे फिर ऐसा नहीं लगेगा कि यार एलिमिनेशन नहीं लग रहा तो मुझे इतनी लंबी प्रोसेस से जाना पड़ रहा है। तो बेटर है आप घर पे ही वैसे प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ पे ऑलरेडी वो टाइम कम होता जाता है। जब प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिक वो चीज़ कम होती जाएगी और उतनी ज़्यादा आप फ्लुएंटली तरीके से बेसिकली उतनी ज़्यादा ईजी तरीके से आप उस क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। ये हो गया। डेटा सफिशिएंसी भी आप सॉल्व कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी वही प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिम्स में तो आपको लाइक एक पज़ल दे दिया, लेकिन डेटा सफिशिएंसी में वही 2-3 पज़ल आपको दे देंगे, फिर उस तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो ऑपरेशंस आपको बहुत करने पड़ते हैं, वहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो वही है, प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत, घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी वहाँ पे आप ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। ये और स्टैंड अलोन क्वेश्चंस रिलेशन के हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस के हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो ये सब भी आप बिल्कुल सॉल्व करो वहाँ पे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप इनसे मार्क्स उठा सकते हो। और सिलोजिज्म के रिगार्डिंग जो मैं बता रही थी, तो देखो केसेस बनाना है आपको। सिलोजिज्म के रिगार्डिंग क्या, ये सारे में एप्लीकेबल होता है। केसेस आप जितना बनाओगे उतनी ज़्यादा आप क्लैरिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि मे भी पता नहीं शायद मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया होगा, ऑप्शंस गलत तो नहीं हो गया होगा, तो उस तरीके के आपको थॉट्स नहीं आएंगे। आप
आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा, बट आप आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। तो बिल्कुल केसेस आपको बनाने हैं, और एलिमिनेशन मेथड अगर आपके लिए वर्क करता है तो गुड फॉर यू, बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप केसेस घर से बनाना स्टार्ट करो, ताकि वो आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ तो हमारी ये हो गई। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग की वही है जो मैंने बताया, आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि उसकी वेटेज होती है। आपको आराम से 8-10 क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो वो आपको काफ़ी एज मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। शायद मैंने मोटा मोटी सारी बातें ही कर ली है, सारी बातें शायद हो गई है। और पजल्स के रिगार्डिंग एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। देखो, कुछ पजल्स आपको दिखेंगे वहाँ पे शॉर्ट दिखेंगे, छोटे पजल्स दिखेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे पजल्स को टच मत करना स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे पजल्स में आपको डेटा बहुत कम देते हैं। आपको केसेस बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे एंड वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ही उसको अटेम्प्ट करना है स्टार्टिंग में। ऐसा कोई कॉपी पेस्ट नहीं करनी है चीज़ें, ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट इट्स जस्ट कि मोस्टली ऐसी चीज़ होती है। सो इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन कि आप कोई शॉर्ट पजल बहुत दिख रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट मत करो स्टार्टिंग में। फिर इसी तरह है अनसर्टेन वाली पजल्स हो गई, बॉक्स वाले पजल्स हो गए, ये सब बहुत आपको थोड़ा सा ज़्यादा केसेस भी बहुत बनाने पड़ते हैं और कन्फ्यूजिंग भी बहुत हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली केसेस जल्दी कटते भी नहीं हैं, एक के बाद एक केसेस बनते जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग आपको अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चंस की नोटेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस जो नोट कर रहे हो, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जैसे कि क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। क्वेश्चन से देखो, पहले एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि क्वेश्चंस आपको देखो बहुत फटाफट पढ़ना है, एज एन क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है। आप जल्दी पढ़ तो रहे हो क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश करो कि क्वेश्चन में आपको कोई डेटा मिस नहीं करना है, कोई लाइन आपको मिस नहीं करनी है। क्योंकि देखो, अगर आप पज़ल सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ, अगर आपने पज़ल शुरू करा है सॉल्व करना एंड आपने कोई लाइन छोड़ दी, क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप टाइम दिए जा रहे हो, फिर केसेस पे केसेस बना रहे हो, लेकिन क्या पता एक लाइन मिस कर दिया और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आप वापस से क्वेश्चन पढ़ोगे, वो बहुत टाइम चला जाता है एंड वो पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्वेश्चंस आपको जल्दी पढ़ना है, बट क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है, एज इन कुछ भी नहीं छोड़ना है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे देखो 45 मिनट्स का टाइम होता है, बट ये मत मान के चलो कि 45 मिनट से तो आराम से कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बनाने में कैसे टाइम ख़त्म हो जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जो बोल रही थी नोटेशन के रिगार्डिंग, हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे देखो आप पजल्स की एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक आपको मिला कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे कि ए बी के बीच में 3 जने बैठे हैं, बी को ये पसंद है, बी के बगल में ये बैठा है, या बी से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली आप क्वेश्चंस को जो नोट कर रहे हो अपने रफ शीट पे, तो उसकी नोटिंग आपको ऐसे करनी है कि सारे आपको कनेक्ट करके बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आप सारे जो बना रहे हो नोट कर रहे हो, तो वो आप क्वेश्चन पेपर पे आप कनेक्ट करके बनाओ, कैसे मतलब नोट जो कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग जगह लिखोगे तो आप उसको मतलब आपको ढूंढने में ही टाइम लगेगा कि ए के बारे में ये डेटा दिया था, अब ए के बारे में दूसरा डेटा कहीं और ही लिख दिया, तो वो आपको मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्ट करके ही रफ शीट में अपने नोटेशन डालनी है क्वेश्चंस की, आप जो सॉल्व करते हो। और क्वेश्चन रफ पेपर जो आप बनाते हो, आप जो रफ कर रहे हो, वो उसको क्लीन रखो, बिल्कुल उसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कहीं लिख दिया, पता नहीं चल रहा है, नोटिंग कैसे कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी है हमें। रफ शीट भी हमारी बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं होनी चाहिए कि हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि हमने लिखा गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन होता है डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, तो ये मिक्स करने लगते हैं बीच में, कभी डेफिनेटली ट्रू बोलते हैं, कभी बोलते हैं डेफिनेटली फॉल्स को टिक करना है। तो ये सब चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है। क्वेश्चंस हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो ऑप्शंस भी हमें ध्यान से देख कर टिक करना है। पता चली पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी अगर आपने ऑप्शन सही देख कर नहीं टिक करा, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना। डेटा रिडंडेंसी के क्वेश्चंस मैं कहूँगी अवॉइड करो,
मैं नहीं करती थी सॉल्व टू बी ऑनेस्ट, एंड उसमें बहुत टाइम लग जाता है टू बी ऑनेस्ट। तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसके जगह पे आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कुछ और नहीं बन रहा तो इन केस तो यू कैन अटेम्प्ट दैट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर डेटा रिडंडेंसी क्वेश्चंस इन फर्स्ट गो, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर इट। और बाकी तो क्वेश्चंस मोस्टली ये सब हो गए, मैंने शायद सब कुछ कवर कर लिया है। कुछ न्यू टाइप का आपको पजल अरेंजमेंट या एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा, तो वो आप अपने एंड पे देख सकते हो कि आपने कितना टाइम आपके पास बचा है। सो दिस इज़ मेजरली रिगार्डिंग दैट। और क्रिटिकल रीजनिंग तो देखो मैंने शायद पहले भी बोला है, तो ये पहले शायद टीचर्स तो देखो कराते थे, उतना ज़्यादा नहीं कराते थे, और स्टूडेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते थे। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी क्रिटिकल रीजनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस पहले नहीं दी थी, बट मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, देखो पजल्स के भरोसे आप नहीं जा सकते। पजल्स आपको मे बी सारे न्यू हिट आपके दिखे, आपसे नहीं बने, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रेस्क्यू में आते हैं, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग हो गए, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, इस टाइप के बेसिकली जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आप बोल लो, स्टैंड अलोन बोल लो, तो ये सब आपको हेल्प करते हैं वहाँ पे। और कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो उसमें होता क्या है ना कि कई बार होता है कि लाइक आप 3 स्टेप तक आप उसको समझ पा रहे हो कि 3 स्टेप तक आपको समझ में आ गया कि इसका पैटर्न कैसे लगा है, आपने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चंस अगर उसके आगे नहीं बन रहे हैं या फिर टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, तो जितना बन रहे हैं लाइक 3 स्टेप तक के आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट कर लो, एंड देन जस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइक 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं, 5-6 क्वेश्चंस जो भी उसके दे रखे हैं, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो स्किप भी करो। लाइक सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने हैं, अगर आपको जितना समझ में आ रहा है, जितने स्टेप्स तक आपको समझ में आया है वहाँ तक के क्वेश्चंस कर लो और बस आगे मूव फॉरवर्ड करो, क्योंकि हमारे पास टोटल लाइक कितने 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा, तो और क्वेश्चंस हैं, तो उस पर तो आई गेस मैंने पेपर और क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड अब मैं लाइक सोर्सेज़ के बारे में बात करती हूँ। सोर्सेज़ में देखो मैंने पहले भी शेयर किया है, मैंने लाइक संजय सर को फॉलो किया था, उनका चैनल है यूट्यूब पे आर्ट ऑफ रीजनिंग, और वो ऑलिव बोर्ड पे भी क्लासेस कराते हैं, तो इनकी आप कर सकते हो। और मैं लाइक स्मृति मैम से भी क्लासेस करती थी, उनका चैनल स्टडी नीति, तो आप उनसे क्लासेस कर सकते हो। तो मैं इन 2 सोर्सेज़ को मेजरली फॉलो करती थी, और मैंने लाइक कोई PDF कोई भी बुक्स से कभी सॉल्व नहीं करा, मैंने कभी कोई ली भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई ऑलवेज़ यूज्ड दिस लाइक यूट्यूब वीडियोज़ फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज होता क्या है ना कि देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि लाइक बुक से सॉल्व करते हैं, लाइक PDF से सॉल्व करते हैं, ठीक है, गुड फॉर यू, बट मुझे पर्सनली ये चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि मेरे साथ होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वहाँ पे जो लोग सॉल्व करते हैं, कई बार होता है कि बुक में लाइक क्लियरली नहीं दिया, लाइक कुछ डेटा गलत दे दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन एज इन कुछ भी गलत डेटा दे दिया, यू नो एग्जांपल, तो फिर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, एक के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, तो बेसिकली कुछ भी गलत दे दिया तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है, वो आपको फिर फ्रस्ट्रेट करेगा कि क्वेश्चन ही गलत दिया है तो सॉल्व कैसे होगा। तो ये भी चीज़ हो गई, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा आउटडेटेड भी होता है, तो आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है रेलेवेंट कंटेंट से करो, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करना आपका मोटिव नहीं है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना मोटिव है ताकि आपको मार्क्स मिले, सो दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। बाकी तो आप 10 साल पहले के भी क्वेश्चंस लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपनी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर द रिलेवेंट कंटेंट, एंड ये एक चीज़ थी जो मैं यूट्यूब वीडियो से ही क्लासेस करती थी। एंड वन थिंग इज़ देयर डेट आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं हमेशा लाइक रिकॉर्डेड क्लासेस करती थी, मैंने कभी भी लाइव क्लास नहीं करी है। ये मुझे ठीक लगता था क्योंकि मैं अपने रूटीन के हिसाब से, मेरा जब टाइम होता था मैं अपनी तब क्लास कर लेती थी। और प्रैक्टिस जब भी आप करते हो कोई भी, मैं प्रीलिम्स के लिए भी बोल रही हूँ, मेंस के लिए भी बोल रही हूँ, ये सब जगह अप्लाई होता है। लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस विथ टाइमर, लाइक टाइमर शुड बी देयर, इट इज़ मैंडेटरी कि आप क्वेश्चंस जो भी लगा रहे हो आपको टाइमर के साथ ही लगाना है, क्योंकि देखो टाइमर आप नहीं लगाओगे तो आपको प्रेशर ही नहीं फील होगा कि अरे टाइम चल रहा है एंड आपको क्वेश्चंस जल्दी करने हैं। तो टाइमर आपको लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीलिम्स के करो, मेंस के करो,
और ये सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है, बीट इंग्लिश, बीट रीजनिंग, बीट जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस में आप क्विज़ लगा रहे हो, तो बेसिकली ये सब जगह अप्लाई होता है। टाइमर के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया जैसे कि मैं बुक्स वगैरह से सॉल्व नहीं करती थी, तो मुझे ऑब्वियसली सोर्सेज जो चाहिए होते थे, तो मैं ये दोनों यूट्यूब चैनल ही मोस्टली फॉलो करती थी। एंड आई यूज़ टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, क्योंकि देखो उनके जो सेशन होते हैं तो वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होते हैं। वो जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो एक तो पहले आपकी जो बात हो गई वो अपडेटेड कंटेंट होती है, दूसरी कि वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी अप्रोच आपको सीखने को मिलती है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चंस कई बार होता है ना कि आप बुक से सॉल्व कर रहे हो, आपने भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने वो क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी टाइम ले लिया, आपका अप्रोच में भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लाइक ऐसे क्लासेस, जो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे सर या मैम जो कराते हैं, मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, तो वो आपको काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। आपको समझ में आता है कि हाँ ये वाली अप्रोच सर की सही थी, ये वाली अप्रोच मैम की सही थी, तो मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगी, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ये मेन से तो ऐसा नहीं है ना कि लाइक हम लोग आराम से बैठ के वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें वहाँ पे भी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएँ सही तरीके से, एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीज़ हमें लाइक लाइव क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी, तो मैं लाइक रिकॉर्डेड करती थी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपकी बहुत क्वेरी होती है कि क्वेश्चंस बनाने में या आपको कुछ क्वेरी वगैरह है, तो आप लाइव क्लासेस करो। अदरवाइज़ आप ये स्पीड बढ़ा के, मैं तो स्पीड बढ़ा के लाइक 1.5x, 1.7.5, 1.75 ऐसी स्पीड करके मैं टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो ये मेरे लिए काम करता था टाइमर लगा के, तो ये सही रहता था मेरे लिए। तो आप भी ये कर सकते हो, इट इज़ रियली गुड। तो और अब हम लोग बात करेंगे लाइक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यू नो, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपने सब चीज़ पढ़ी है, सब चीज़ प्रैक्टिस करी है, सारी चीज़ें, यू नो, बट इम्पॉर्टेंट तो वही है ना कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो, मेनली जो वहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें जो करी है मार्क्स लेने के लिए करी है, वहाँ पे पेपर आप अटेम्प्ट करोगे सही से तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो देखो मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करती थी, मैंने देखो बहुत लोगों को देखा है कि लोग पहले क्या करते हैं, पेपर स्कैन करते हैं एंड देन वो पेपर सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ सही है, इनफैक्ट ये चीज़ अच्छी है। अगर आप ऐसा करते हो तो इट्स गुड। बट मैं क्या करती थी, मैं लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जैसे मैंने प्रीलिम्स में मैं करती थी, वैसे ही मैं मेंस में भी करती थी। तो मुझे कोई टफ़ लगता था क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये न्यू लग रहा है या फिर ये इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देती थी और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। तो मैं लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लेकिन स्कैन वाला ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। बट मुझे वो नहीं जमता था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप पूरा पेपर फर्स्ट 1-2 मिनट में आप स्कैन करते हो। उसके बाद आप मार्क कर लेते हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस क्या छुपा रखे हैं, जो लास्ट में डाल देते हैं इजी क्वेश्चंस जो आपको नहीं दिखते हैं। तो वो चीज़ अच्छी होती है, तो आप वो कर सकते हो। तो उसमें आप डिसाइड कर लो कि आपको पहले क्वेश्चंस क्या करने हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो, एज इन आप पहले स्कैन करते हो क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस पहले कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, उसमें स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस हो गए, और क्या आपके इनपुट आउटपुट के हो गए, और फिर कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आप पहले कर सकते हो। क्योंकि देखो इसमें आपको लाइक इनपुट आउटपुट में पैटर्न समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। वैसे ही ना आपको केसेस बहुत नहीं बनाने, तो थोड़ा सा टाइम देना है। अगर पैटर्न समझ में आया तो जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप फिर पजल्स में पहले मत जाना, और फिर उसके बाद आप पजल सॉल्व करो, जो आपको फेमिलियर पजल्स लगते हैं उस पर आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा तो यू कैन गो फॉर इट। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो देखो ऐसी ही है, बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अपने हिसाब से जैसा जमता है आप वो करो। मैं लाइन से जैसे करती थी तो मेरे लिए वो काम करता था, तो आई यूज़ टू गो फॉर डैट। एंड बस इतना ही था। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रीजनिंग मेंस स्ट्रैटेजी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन comment section and I'll reply there, and I hope it will help you, and if you found this video helpful in any way,
just consider to like, share and subscribe, and thank you, and all the best.